क्या एटम बम फेंकने वालों के हाथ पाकिस्तान ने खोल दिए हैं? क्या पाकिस्तान में परमाणु युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है? आखिर पाकिस्तान सरकार ने अपने ही प्रधानमंत्री पर बड़ा खुलासा क्यों किया? यह स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान पहले फोड़ेगा एटम बम। हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। पाकिस्तान में परमाणु युद्ध की पूरी तैयारी। मैं अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती हुई देख रहा हूं। पाकिस्तान के एटम बम का बटन किसके हाथ में? परमाणु बम को लेकर जानबूझकर कंफ्यूज कर रहा पाकिस्तान। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने देश को शांति प्रिय बता रहे हैं, लेकिन इसकी पोल खोली है उनके ही विदेश विभाग ने। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या जानबूझकर एटम बम को लेकर कंफ्यूजन फैला रहा है पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान में परमाणु युद्ध की तैयारी पूरी है? दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से पाकिस्तान में कोहराम मचा है। वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के मंत्री, संतरी सबके सब भारत के खिलाफ युद्ध युद्ध चिल्ला रहे हैं। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा। लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी आज आलमी कम्युनिटी के ऊपर है। बड़े बड़े जो सुपर पावर्स हैं, बड़े मुल्क हैं, उनके ऊपर है। और दुनिया आए हमारे साथ या ना है, पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा, हर सतह पे आखिरी सांस तक उनके साथ जाएंगे। लेकिन 2 सितंबर को इमरान ने गवर्नर हाउस में जुटे सिख समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हम कभी भी युद्ध शुरू नहीं करेंगे। पाकिस्तान और भारत दोनों परमाणु शक्तियां हैं और अगर तनाव बढ़ा तो दुनिया खतरे का सामना करेगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बार बार युद्ध युद्ध चिल्ला रहे हैं। 2 बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। पूरी दुनिया के सामने कश्मीर पर साथ देने के लिए हाथ फैला चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा। इसीलिए इमरान को अपनी हैसियत समझ आ गई, पलटी मारने में ही भलाई समझी। इमरान ने कहा, मैं भारत को बताना चाहता हूँ कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं। युद्ध में जीतने वाले को भी बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। युद्ध कई अन्य मुद्दों को जन्म देता है। सुना आपने, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने परमाणु हथियारों का प्रयोग न करने की बात कही, लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने बयान जारी कर अपने ही प्रधानमंत्री के बयान का खंडन कर दिया। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैजल ने ट्वीट कर कहा, परमाणु हथियारों से लैस 2 देशों के बीच जंग पर प्रधानमंत्री के बयान का गलत मतलब निकाला गया है। इस तरह के हथियार संपन्न 2 देशों के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की परमाणु नीति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। दरअसल कश्मीर से विशेषाधिकार छीना तो भारत में आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान अपंग हो गया। इमरान खान और उनके मंत्री परमाणु युद्ध की धमकी देने लगे। उनके रेल मंत्री शेख रशीद ने पाकिस्तान के परमाणु बम का वजन भी बता दिया और युद्ध की तारीख की भविष्यवाणी भी कर डाली। हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। मैं अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती हुई देख रहा हूं। इसके लिए कौम को तैयार करने निकला हूं। ये जरूरी नहीं कि जंग हो, लेकिन जिस मोदी को समझने में बड़े सियासतदानों ने गलती की, मैंने कभी गलती नहीं की। परमाणु बम के वजन बताने का पाकिस्तान का मकसद दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान के पास छोटे छोटे परमाणु बम भी हैं, जिससे वो चाहे तो सिर्फ भारत के हिस्से में ही तबाही मचा सकता है। इसी अंदेशे को भांपकर भारत के रक्षा मंत्री ने भी इशारों में कह दिया था कि अपनी हद में रहे पाकिस्तान। ये बात सच है कि जहां तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज कि आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा, ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जानकार बताते हैं कि भारत हमेशा युद्ध नीति को मानता रहा है। 72 सालों से भारत से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं रहा। इसके उलट पाकिस्तान कभी भारत का भरोसा नहीं जीत पाया, लेकिन युद्ध में हमेशा मुंह की खाया। पाकिस्तान अगर
बर्बाद होता है तो अपनी नीतियों से बर्बाद होगा, न कि हिंदुस्तान की वजह से। हिंदुस्तान तो चाहता है दोस्ताना रिश्ते, हिंदुस्तान चाहता है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान खुद ही तबाही की तरफ बढ़ रहा है अपनी गलतियों की वजह से। और ये बदलती स्टेटमेंट जो इमरान की बार बार है और उनके मिनिस्टर्स की, ये साफ तौर पर दर्शाती है कि वहां पे पैनिक है, कंफ्यूजन है और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस माफी रिएक्ट करे जो 370 और 35 से हटा दिया। पाकिस्तान लाख युद्ध चिल्लाए, परमाणु बम की धमकी दे, लेकिन उसे अच्छी तरह पता है कि उसकी हैसियत क्या है। क्योंकि जिस देश में दूध पेट्रोल से महंगा हो, जहां टमाटर और दूसरी सब्जियों को लेकर मचा है हाहाकार, और दूसरी तरफ दुनिया का चौथा शक्तिशाली देश भारत और उसकी मोदी सरकार। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? जाहिर है कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के सारे पैतरे पस्त हो चुके हैं। अब वो किसी तरह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने देश का ध्यान खींचना चाहता है और साथ ही अपने देश की सेना और आतंकियों को खुश करने के लिए भड़काऊ बयान देता है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान परमाणु युद्ध को लेकर कंफ्यूज कर रहा है, उससे सवाल यही उठता है कि क्या पाकिस्तान पहले फोड़ेगा परमाणु बम? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाल यही है कि पाकिस्तान आखिर बार बार युद्ध क्यों रटता है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए उसकी न्यूक्लियर पावर का पोस्टमार्टम करके दिखाते हैं। अमेरिकी संस्था FAS की रिसर्च में पाकिस्तान के परमाणु बम पर खुलासा हुआ। उसके सामरिक ठिकानों के सूक्ष्म विश्लेषण पर पाकिस्तान हैरान रह गया। FAS की रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2025 तक 250 परमाणु बम तैयार कर लेगा पाकिस्तान। आज पाकिस्तान के पास करीब 140 परमाणु बम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 20 बेसिस में परमाणु बम छिपा कर रखे हैं, जिनमें 6 मिसाइल बेस और 4 बड़े एयरबेस भी शामिल हैं, जहां F-16 और मिराज विमान तैनात हैं, और इनमें से 9 ठिकाने ऐसे हैं जहां परमाणु बम हो सकते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4 बेसिस हैं, सिंध सूबे में 3 अड्डे हैं, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एक बेस है। अब जानिए कि पाकिस्तान का परमाणु जखीरा कहां कहां है। सिंध प्रांत में आक्रो आर्मी बेस है, जो पाकिस्तान के हैदराबाद से 18 किलोमीटर दूर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से 145 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही पानो आकिल बेस है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। पानो आकिल में पाकिस्तान की हवाई पट्टी है और हथियारों का डिपो और शूटिंग रेंज भी है। बलोचिस्तान में है खुजदार आर्मी बेस, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से 295 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतीय सीमा से सबसे ज्यादा दूरी पर पाकिस्तान का यही 295 किलोमीटर दूर यह आर्मी बेस है। सरगोधा में है मुशाफ एयर बेस, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से 220 किलोमीटर दूर है। यह पाकिस्तान का सबसे खुफिया हवाई अड्डा है। मुशाफ एयरबेस पर विमान हथियार छिपाने के लिए स्पेशल शेल्टर्स भी बनाए गए हैं। बहरहाल सिख लड़की के मामले में पाकिस्तान आज दुनिया के सामने बेनकाब हो गया और भारत के दबाव के सामने उसे घुटने टेकने पड़े। दरअसल नापाक पंजे से आज सिख लड़की के छूटने की खबर आई। हालांकि इस संदेश वाले वीडियो में भी पाकिस्तान की पैंतरेबाजी रही। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत के दबाव के आगे झुक गया पाकिस्तान। अधर्मी पाकिस्तान को एक और तमाचा। जबरन धर्मांतरण मामले में दिखावे वाला समझौता। 18 साल की सिख लड़की को अगवा कर जबरन धर्मांतरण और शादी करने के मामले में पाकिस्तान ने नया पैंतरा चल दिया है। ये तस्वीर उसी की है। एक तरफ सिख लड़की का परिवार और दूसरी तरफ अगवा कर धर्मांतरण और शादी करने वाला परिवार, और बीच में है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर मोहम्मद सरवर। इन्होंने बताया कि बंद कमरे में दोनों परिवारों में सुलह समझौता हो गया। हमारी बेटी जो जिसका ननकाना में इशू हुआ था, उनके वालिद साहब का, उनके भाई का, और मैं लड़के के वालिद का भी और लड़के के वकील का भी मशहूर हूं कि ये मेरी रिक्वेस्ट पे आज यहाँ पर गवर्नर हाउस में तशरीफ लाए। अल्लाह के फजल करम से दोनों घरों की आपस में बैठकर सुलह हो गई है। वो बताएं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर ने 2 मिनट
20 सेकंड का जो वीडियो जारी किया उसमें वो सिखों के प्रति संवेदना भी जताते दिखे, लेकिन ये कहते नहीं दिखे कि जिस व्यक्ति ने सिख लड़की का अपहरण किया उसे सजा दिलाई जाएगी। इसकी बजाय अगवा कर धर्मांतरण करवाने वाले और शादी करने वाले परिवार से उन्होंने ये कहलवाया कि लड़की जल्द अपने घर लौट जाएगी। तो हम जो बच्ची के सिलसिले में ड्रॉ करते हैं और हम बच्ची को नहीं किसी दल से तलब करेंगे और हम चाहते हैं कि उनके साथ जाती है तो हमें कोई एतराज नहीं, ये खुद उसके वारस है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सिख लड़की के पिता या भाई ने यहाँ कुछ भी नहीं बोला, बल्कि उनकी तरफ से एक सेवादार ने उनकी बात कही। उन्हें फैसला करवाया और पूरी दुनिया में जिहड़ी अग लगी सी उस अग नूं बुझाया और इस फैमिली ने विड्रॉ कर दिता। यह बच्चे का वादद है कि साडा उनके नाल कोई। खबर की खबर यह कि पाकिस्तान भले इस वीडियो के जरिए खुद को क्लीन चिट दे रहा है, लेकिन उसके एक वरिष्ठ पत्रकार ने भी पाकिस्तान की पोल खोल दी है। वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने पाकिस्तान को धर्मांतरण की फैक्ट्री बताया है। उनके मुताबिक पाकिस्तान का बुरा दौर चल रहा है। इमरान के नए पाकिस्तान में बेटियां महफूज नहीं हैं। दुनिया में फजीहत के बावजूद पाक है कि मानता नहीं। गैरों की छोड़िए, अपनों की आवाज क्यों नहीं सुनते इमरान? पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है और इमरान खान है कि बस साजिशें रच रहे हैं। की छोड़िए, अपनों की आवाज क्यों नहीं सुनते इमरान? पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है और इमरान खान है कि बस साजिशें रच रहे हैं। सिख और हिंदू बेटियों पर जुल्म सितम की खबर के बाद अब पाकिस्तान के बड़े पत्रकार भी सवाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और पीसीबी के पूर्व अध्यक्ष नज्म सेठी ने पूरे मामले में पाकिस्तान की इमरान खान सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि पाकिस्तान में इस तरह की घटना आम है। हिंदू लड़की उसको किडनैप करके फोर्स कन्वर्जन करके और किडनैप कर लिया गया और उसके माँ बाप जो है वो बेचारे रो रहे हैं, खड़े हर जगह पे दरवाजे खड़खड़ा रहे हैं कि हमारी कोई इंसाफ हो। और ये पता नहीं चल रहा कि वो लड़की जो है उसको कैसे किडनैप किया और कैसे कन्वर्जन हुई, फिर जबरदस्ती शादी हुई या नहीं हुई। दरअसल इस किस्म के जो केसेस होते हैं ये 90% लड़की को उठा लिया जाता है। अच्छा, उसको कानून के तहत उसको जल्दी से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैं मुसलमान हूं करवा के फिर कलमा पढ़वा के और उसके बाद जिनसी ज्यादती की जाती है। वो उसको ये कहा जाता है कि तुमसे शादी हो गई है, तुम मुसलमान बन गई हो, शादी हो गई है। और उसके बाद ताकि इनको फिर हाथ ना कोई लगा सके ये कहा जाए कि ये तो खुद आई है और ये कन्वर्ट हो गई है, अब मेरी बीवी है। सिख लड़कियों के मामले में बैकफुट पर आए पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया देख चुकी है। होली से ठीक एक दिन पहले सिंध से 2 नाबालिग बहनों का अपहरण किया गया था। उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। उसके बाद दोनों बहनों की शादी कराई गई। बाद में दोनों बहनों ने पंजाब की कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई। नज्म सेठी ने पाकिस्तानी चैनल को दिए खास इंटरव्यू में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के मौजूदा दर्द को बयां किया है। ऐसी लड़कियां अगर वो अपने माँ बाप के पास ना जाएं या ना वो माँ बाप वापस ले सके उन्हें, तो वो 2-3-4 महीने के बाद वो जो शख्स जिसने इनके साथ शादी की हुई होती है ये लड़कियां गायब हो जाती हैं। ये उनके पास भी नहीं रहती और अगर उनसे पूछा जाए कि ये लड़की आपने शादी की थी, कन्वर्ट किया था, वो कहाँ गई, तो आगे से जवाब नहीं मिलता। 90% केसेस में ये लड़कियां जो हैं ये गायब हो जाती हैं या मार दी जाती हैं या इनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है और फिर वो छुपाती फिरती हैं कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो बेइज्जती है या इस किस्म की बात, और खानदान भी उसको छुपा देता है। पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति अत्याचार की ये कोई पहली घटना नहीं है। 2015 में पाकिस्तान के एक फाउंडेशन ने साउथ एशिया पार्टनरशिप के साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल करीब 1000 लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन होता है। सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन सिंध प्रांत के उमेरकोट, थार पारकर, जकोबाद जिलों में होता है। इस इलाके से ज्यादातर हिंदू गरीब हैं। इसी का फायदा उठाकर उनकी लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है।
हालांकि समय समय पर भारत सरकार पाकिस्तान के आगे ऐसे संवेदनशील मसलों को उठाती है, लेकिन पाकिस्तान की इमरान सरकार सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बनी हुई है। दरगाह पीर भरचुंडी शरीफ और दरगाह पीर सरहंदी मदरसे में धर्म परिवर्तन का गोरख धंधा चलता है। पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई के प्रति हिंसा के मामले साल दर साल बढ़े हैं। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लगातार गायब हो रहे हैं। उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रहा है। पाकिस्तान की कट्टरपंथी ताकतों से लेकर सेना तक इसका समर्थन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खुद का गिरेबान ऐसा है कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल वकील ने भी आज पाकिस्तान को लेकर बड़ा खुलासा किया। पाकिस्तान जिस कश्मीर को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाना चाहता है, वहां के इंटरनेशनल वकील ने उस केस से हाथ खड़े कर दिए। पाकिस्तानी वकील ने जड़ा पाकिस्तान को तमाचा। कश्मीर पर पाकिस्तान के लिए झूठ बोलने से इनकार। पाकिस्तान के इंटरनेशनल वकील का लाइव खुलासा। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये कहावत इस वक्त पाकिस्तान के इंटरनेशनल वकील खावर कुरैशी पर पूरी तरह से लागू होती है। जरा गौर से देखिए इस चेहरे को। ये वही चेहरा है जिसे अब से चंद रोज पहले भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में पटखनी दी थी। कुलभूषण जाधव केस में मात खाने वाले वकील खावर कुरैशी अब भारत के खिलाफ कोई भी कोर्ट केस लड़ने से बचना चाहते हैं। कुलभूषण केस में हार का स्वाद चख चुके कुरैशी अब कश्मीर पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पैरवी नहीं करना चाहते। मैं अभी एक्सपीरियंस किया आईसीजे का यादव केस में, और कश्मीर के इशू के ऊपर ऐसे जा सकते हैं। कन्वेंशन है, द कन्वेंशन's name is the Genocide Convention. Genocide Convention of 1948. Pakistan and India are signatories, and a state that has committed genocide or is about to commit genocide or is failing to prevent genocide can be made the subject of legal proceedings before the ICJ. Now the issue is genocide. Genocide is a very serious crime. It's the most serious crime in international law, and essentially requires the destruction of a group of people based upon race or religion or some cultural affinity, and the destruction of the group of people at the hands of a state to engage state responsibility. I understand Pakistan has been considering this. I understand that a decision hasn't been made yet whether to go to the ICJ. There may be questions as to whether or not India accepts that the ICJ has jurisdiction, because India has to accept that the ICJ has jurisdiction. Whilst Pakistan and India have signed the convention, there are some reservations to jurisdiction that India has made, which India might seek to rely on. Whether it can India ये कह सकता है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में जेनोसाइड के इशू में हम इस केस में आईसीजे की जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते। एक जनरल रिजर्वेशन इंडिया ने की है, and that concerns Commonwealth states. So India may argue that because this is a claim brought by a Commonwealth state, the court doesn't have jurisdiction. I'm just speculating. सुना आपने, कुरैशी साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये साबित नहीं कर सकता कि कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, और इसीलिए ऐसा केस लड़ने का कोई फायदा भी नहीं। जाहिर है उन्हें मालूम है कि झूठ को सच साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। I understand Pakistan has been considering this. I understand that a decision hasn't been made yet whether to go to the ICJ. There may be questions as to whether or not India accepts that the ICJ has jurisdiction, because India has to accept that the ICJ has jurisdiction. Whilst Pakistan and India have signed the convention, there are some reservations to jurisdiction that India has made, which India might seek to rely on. Whether it can India ये कह सकता है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में जेनोसाइड के इशू में हम इस केस में आईसीजे की जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते। एक जनरल रिजर्वेशन इंडिया ने की है, and that concerns Commonwealth states. So India may argue that because this is a claim brought by a Commonwealth state, the court doesn't have jurisdiction. I'm just speculating. इन बयानों से अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान कैसे अपने झूठ को सच साबित करने के लिए वकीलों को पट्टी पढ़ाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है। लेकिन अब ये खुलकर कैमरे के सामने है।
ये वही वकील हैं जिन्होंने जमकर कुलभूषण के मामले में झूठ बोला, लेकिन हरीश साल्वे के सामने इनकी एक नहीं चली। He can be immune in the way that India suggests it is. बाद में पाकिस्तान में इनकी जमकर आलोचना हुई थी, क्योंकि इनकी फीस भी करोड़ों में थी, जबकि हरीश साल्वे ने 1 रुपए में एक केस लड़ा था और जीत हासिल की। खैर, अब सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए।